एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसे हम कहेंगे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम उस दूसरे लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था बंध्याकरण तकनीकें, साथ ही साथ जन्म नियंत्रण की विधियां। जन्म नियंत्रण की विधियों में कुछ विधियां हमने डिस्कस की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ प्राकृतिक विधियां डिस्कस की थी, नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधियां जिससे जन्म नियंत्रण किया जा सकता है, बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। कौन कौन सी थी तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। प्राकृतिक विधियों का जो हमने जिक्र किया है उनमें एक था बेटा बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन मतलब वीर्य को स्त्री की योनि में ना छोड़कर बाहर ही स्खलित कर देना। दूसरा था स्तनपान, अनार्तव, ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक विधि है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और तीसरा था आवधिक संयम, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज को काउंट करके आवधिक संयम रखकर भी जन्म नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि जन्म को रोका जा सकता है। फिर प्राकृतिक विधियों के बाद कुछ कृत्रिम विधियां, यानी कि हमने ऐसी मेथड्स का भी जिक्र किया था जिनमें पिल्स का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या टीकों का उपयोग किया जाता है, या कुछ स्थायी बंध्याकरण तकनीकें भी हैं जिससे पूरी तरह बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। लेकिन जो स्थायी बंध्याकरण तकनीकें हैं, परमानेंट सॉल्यूशन है बेटा, वो परमानेंट सॉल्यूशन जनरली उन दंपतियों के लिए हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो आगे जिंदगी में और बच्चे नहीं चाहते, जिन्हें अब स्थायी बंध्याकरण अपनाना है, मतलब आगे बच्चों को नहीं होने देना, बच्चे के जन्म को पूरी तरह रोक देना है। तो वे जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाएगा स्थायी बंध्याकरण, परमानेंट ऑपरेशन। ठीक है, नसबंदी जिसे हम कहते हैं। इसमें बेटा 2 टाइप के बंध्याकरण होते हैं। पहला पुरुषों में अलग होता है। पुरुषों में अगर हम बंध्याकरण की बात करें तो इसे कहेंगे हम नर बंध्याकरण या नर नसबंदी। ठीक है। और अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो महिलाओं में सेम इसी चीज को हम कहेंगे मादा या महिला बंध्याकरण, यानी कि महिला नसबंदी। ठीक है, एक होता है पुरुष नसबंदी और दूसरा है महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को बेटा वैसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब हमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को विस्तार से समझना है विथ डिटेल, मतलब इतना सब जो मैंने समझाया ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, कुछ नया नहीं बताया है। बट अब जो बताने वाली हूँ वो नया है, क्योंकि मैंने इसका जिक्र बेटा लास्ट लेक्चर में नहीं किया था। पहले हम समझते हैं वैसेक्टोमी को। वैसेक्टोमी, इसे पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि जो नर युग्मक है उनका निर्माण बेटा जिस संरचना के अंदर होता है उन्हें कहा जाता है वृषण, और वृषण की संख्या पुरुषों में कितनी है? 2। ठीक है, ये दोनों है वृषण। वृषण से 2 ट्यूब्स निकलती हैं, इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं शुक्रवाहक। ये वृषण जो भी निर्माण करेगा, जितने भी शुक्राणु बनाएगा, वो सारे इसी ट्यूब के द्वारा पहुंचते हैं आगे। ठीक है, तो वृषण से जो ये रचना निकली है इसे हम नाम देते हैं क्या? शुक्रवाहक। वृषण के अंदर बन रहे हैं कौन? शुक्राणु। मैंने पूरा नर जनन तंत्र बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अब जब ये शुक्राणु बन गए और सब बन के कंप्लीट हो गया तो आगे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा नर जनन तंत्र मैंने बनाया है। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ बेटा, कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। चलिए, अब इसमें होता क्या है ध्यान से समझिएगा। हम समझ रहे हैं किसे बेटा? वैसेक्टोमी को। हम जानते हैं कि पुरुषों में जो
वृषण है, इस वृषण के द्वारा ही शुक्राणु निकलते हैं बाहर और पहुंचते हैं कहाँ, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक से यहाँ एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है शुक्राशय। शुक्राशय से, शुक्राशय का मुंह खुला होता है स्खलन वाहिनी में, इधर होती है स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी का मुंह जहाँ खुलता है उसे कहा जाता है बेटा सिस्निया पेनिस। ठीक है, तो ये सिस्न है और सिस्न का निचला हिस्सा क्या कहलाता है, सिस्न का निचला हिस्सा कहलाता है पेनिस, ये वाला हिस्सा पेनिस। ठीक है, अब होगा क्या कि हमें शुक्राणु को इधर शुक्राशय तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि शुक्राशय का मुंह स्खलन वाहिनी में खुलेगा और फिर शुक्राणु पहुंच जाएंगे पेनिस में, फिर कोई रुकावट नहीं होने वाली। पेनिस का मुंह ऑलरेडी खुला हुआ है, क्योंकि ये जो यूरिनरी डक्ट है इसी से यूरिन बाहर आती है और इसी से शुक्राणु भी बाहर आते हैं। तो अगर ये बाहर आएंगे तो इन्हें रोकने का दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पुरुष नसबंदी इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी पुरुष को अपने जीवन में आगे और अधिक संतानें नहीं चाहिए तो वो जो तकनीक अपनाते हैं उसे हम वैसेक्टोमी कहेंगे। इस प्रक्रिया के तहत शल्य क्रिया अपनाई जाती है, मतलब ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा जो शुक्रवाहक है उस शुक्रवाहक को काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसे ऊपर से इसे काट कर क्या कर देंगे बेटा, बांध देंगे। इधर इसे इधर इसे, दोनों को अलग अलग काट कर बांध दिया ताकि यहाँ से जो शुक्राणु निकला है वो आगे ना बढ़ सके। तो शुक्रवाहक को शल्य क्रिया द्वारा काट कर बांध देना। काट कर क्या कर देना बेटा, बांध देना। इसी प्रक्रिया को हम पुरुष बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। यह एक शल्य क्रिया है। इस क्रिया में जो शुक्राणु हैं उन्हें शुक्रवाहक तक पहुंचने से रोकना होता है, मतलब इनका मार्ग अवरुद्ध करना होता है ताकि शुक्राणु आगे ना पहुंच पाए और आगे निषेचन ना हो, अर्थात ये जो दंपत्ति है ये बच्चे को जन्म ना दे पाए। तो इस विधि में हमने कुछ नहीं किया, जो वृषण से शुक्रवाहक निकला है, शुक्रवाहक को इंग्लिश में कहा जाता है वाज डिफरेंस। इस वाज डिफरेंस को बेटा काट कर बांध दिया गया शल्य क्रिया द्वारा, जिसे पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी नाम दिया गया। अब ये जो प्रक्रिया है ये परमानेंट सॉल्यूशन है, इसको रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं, और किया भी गया तो चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बाद में ऑपरेशन के बाद 4 साल 5 साल बाद पुरुष को याद आता है कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, या किसी कारण बस उसका बच्चा नहीं रहा या और कोई रीजन हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में संतान चाहिए और वो चाहे कि वो ये प्रोसेस को वो कर ले, मतलब फिर से कि दोबारा दोनों ट्यूब्स को आपस में जुड़वा दे, तो जुड़वा तो दिया जाएगा लेकिन इसके रेट जो है, सक्सेस के रेट जो है वो 0.1% होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया क्या बेटा, वैसेक्टोमी। आई होप आपको वैसेक्टोमी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं लिखना। वैसेक्टोमी वह प्रक्रिया है जिसमें शल्य क्रिया द्वारा वृषण से निकले शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु आगे शुक्राशय से होते हुए सिस्ने में प्रवेश न करे, अर्थात शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और चूंकि इसमें वास डिफरेंस को काटकर बांधा गया है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। वास डिफरेंस एक ट्यूब है और वास का वैस लिया है इसने और वैक्टोमी का ट्यूब, मतलब शुक्रवाहक ट्यूब को काटकर बांध दिया गया और ये परमानेंट बंध्याकरण तकनीक है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं दूसरी नसबंदी जो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं बेटा महिला नसबंदी या फीमेल का जो ऑपरेशन है वो। ठीक है, महिला नसबंदी, महिला बंध्याकरण, नाम दिया गया है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी की प्रक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। ये है स्त्री जनन तंत्र,
इस स्त्री जनन तंत्र में ये अंतः स्तर है, ठीक है। अंतः स्तर के ठीक नीचे इधर योनि मार्ग है, दोनों तरफ से निकली हुई है फैलोपियन ट्यूब, इधर से भी और इधर से भी, ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के किनारे में फिमरी है, इधर भी किनारे में है क्या, फिमरी। तो ये रही बेटा फिमरी। फिमरी क्या करेगी कि यहाँ से जो अंडाशय अंडाणु बनाएगा उसे कैच करेगी, इधर भी अंडाशय अंडाणु बनाएगा उसे कैच करेगी। ये पूरा जो मैंने बनाया है ये है क्या, मादा जनन तंत्र, जिसमें इस रचना को ओवरी यानी कि अंडाशय कहा जाता है और इस रचना को अंडवाहिनी या शुद्ध हिंदी में डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कितने सारे नाम है इसके, है ना, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी और फैलोपियन ट्यूब, इस नलिका को कहा जाता है और ये दोनों तरफ होती है, ठीक है। आप क्या करना है, अंडाशय ने अंडाणु बनाया, फिमरी को दे दिया और फिमरी इसे पहुंचा देगी कहाँ, तुम्बिका क्षेत्र में। इधर से योनि मार्ग से मैथुन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु प्रवेश करेंगे और शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे, तुम्बिका क्षेत्र में। और तुम्बिका क्षेत्र में ही क्या होता है, मिलन, क्योंकि अंडाणु वैसे भी सक्रिय रास्ते को पार करके परिपक्व रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। तो महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में किया ये जाता है कि अंडवाहिनी के इस हिस्से को काट दिया जाता है बेटा, और काट कर इस हिस्से में गठान बांध दी जाती है। इसे काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि अंडाणु आगे ना पहुंच पाए और शुक्राणु इधर से आगे ना पहुंच पाए। मतलब भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी भी एक शल्य क्रिया है, जिसमें उदर यानी कि पेट के रास्ते चीरा लगाया जाएगा और चीरा लगाकर स्त्री की जो फैलोपियन ट्यूब है, जो अंडवाहिनी है, उसे काटकर बांध दिया जाएगा ताकि प्रेगनेंसी ना हो और आगे बच्चे का जन्म ना हो। ये भी परमानेंट बंध्याकरण उपाय है, मतलब जो आगे वापस से रिट्रीव नहीं किया जा सकता। वापस से रिट्रीव करना भी रहा कि वापस कभी इच्छा हुई दंपत्ति की बच्चा चाहिए उन्हें, तो फैलोपियन ट्यूब को वापस से खोलकर वापस से जोड़ दिया जाएगा और वापस से प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है कि फिर इसके सक्सेस के चांसेस हो, क्योंकि पुरानी स्थिति में वापस आना थोड़ा सा असंभव होता है। लेकिन जब ये बंधी हुई है तो मतलब नसबंदी हो चुकी है, अब परमानेंट रूप से बच्चे के जन्म को रोका जा चुका है। तो इस शल्य क्रिया विधि, जिसमें महिलाओं में स्थायी बंध्याकरण किया जाता है, जिससे उनकी टेस्ट ट्यूब जिससे उनकी फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी कहते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक है बेटा वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। इन दोनों में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको टिप्पणी लिखने को दे दे कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और टॉपिक आपके रहेंगे, एक है महिला नसबंदी और दूसरा है पुरुष नसबंदी। या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैसेक्टोमी में खालिस्तान को काटकर बांध दिया जाता है तो शुक्रवाहक को, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में खालिस्तान को काटकर बांध दिया जाता है तो ट्यूबेक्टोमी में किसे, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ही स्थायी बंध्याकरण तकनीकें हैं, जो कि जन्म नियंत्रण की विधियों के आखिरी टॉपिक थे, जो मैंने आपको बोला था कि इसे मैं डिटेल में आगे कवर करूंगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा एमनियोसेंटेसिस यानी कि उल्ववेद तकनीक, और इसी तकनीक के साथ मैं आपको एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी समझाऊंगी। ये जो चैप्टर है बड़ा मजेदार है, बहुत कुछ आपको सिखाएगा
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अंदर से ही बनते हैं, डिटेल अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बनेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उससे अगर मैं पूछ लूं कि अगर गर्भ निरोध की तकनीक में किसी पिल्स का हम जिक्र करें तो गर्भ निरोध के लिए बेहतर पिल्स कौन सी सुझाई गई है, तो वो है बेटा सहेली। सहेली गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट द्वारा वितरित की जाने वाली एक गर्भ निरोधक गोली है जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, हॉस्पिटल इसे प्रोवाइड करते हैं। बाकी जितनी भी है वो थोड़ी कॉस्टली होती है और वो आपको खरीदनी पड़ती है, तो दैट्स वाई जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल वो क्या है, सहेली। आज जो हमने पढ़ा वो है स्थायी बंध्याकरण यानी कि परमानेंट नसबंदी या परमानेंट ऑपरेशन, जिससे कि जन्म का नियंत्रण यानी कि बच्चे के जन्म को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। पुरुषों में से वैसेक्टोमी और महिलाओं में से ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में शुक्रवाह को काटकर बांध देंगे, महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब है यानी कि अंडवाहिनी है उसे काटकर बांध दिया जाएगा। तो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि समझ में आया या नहीं। और अगर आपकी इच्छा है कोई टॉपिक समझने की, कोई स्पेशल टॉपिक इसी चैप्टर से अगर कुछ छूट रहा हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आखिरी में आप वो भी पूछ सकते हो। जैसे जैसे चैप्टर में मैं आगे बढ़ूंगी अगर आपके कमेंट आए तो मैं वो भी कवर करवा दूंगी, अदरवाइज हम सीधे पहुंच जाएंगे चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें हमें मेंडल सर को पूरा खोल के पढ़ना है ना। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। ख्याल रखिए अपना, समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे शहर छिंदवाड़ा से हैं तो आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और भी थोड़ा सा अच्छा आपको एक माहौल मिलेगा, ऑनलाइन में मेरे सामने बच्चे नहीं होते तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इधर उधर होता है, क्योंकि आई वांट कि मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हों और फिर मैं क्या लूं, लेक्चर। सो ठीक है, ये तो रही इधर उधर की बात। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अभी माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है जिसमें बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है, पीलिया, टाइफाइड, वायरल फ्लू सब फैला हुआ है। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छे से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहिए। हमारा भी सहयोग आपके साथ है, आपको अपने से भी सेल्फ स्टडी करनी है। मटेरियल अगर लगे तो आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।